चलिए आज देखिए बच्चों, हम जो थर्मोडायनेमिक्स का जो लास्ट जो पार्ट रह गया है और जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने कोशिश करी है कि आज लगभग प्रत्येक प्रकार का एक एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भले ही वो आपके इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, उसमें आप उसको सॉल्व कर पाओ, इस तरीके के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। और आशा है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता है, मतलब 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा है और अपने पिछले 2 दिन से हम लगातार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को, तो अब तक आपकी पोजीशन मुझे लगता है ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको अब अच्छे तरीके से आगे जो थर्मोकेमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं उसको समझ पाएँ। तो इसको हिंदी में जो थर्मोकेमिस्ट्री का जो नाम है वो है आपका ऊष्मा रसायन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये टॉपिक का जो नाम है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो पढ़ेंगे, उसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री या ऊष्मा रसायन। ठीक, तो देखिए इसको पढ़ने से पहले हम एक तो ये जान लेते हैं कि ऊष्मा रसायन में हम क्या चीज़ देखेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, थर्मोकेमिस्ट्री यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परिवर्तन होते हैं, किससे संबंधित? ऊष्मा से संबंधित, यानी हीट चेंजेस। अगर अंग्रेजी में बोले तो जो हीट चेंजेस हो रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, उनको हम यहाँ स्टडी करेंगे। अब हीट चेंजेस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो ऊष्मा परिवर्तन है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक है आपका, अभिकारक से हमें क्या मिलता है? उत्पाद, ठीक है। लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया नियत दाब पर भी संपन्न हो सकती है, नियत आयतन पर भी संपन्न हो सकती है, ठीक है, नियत दाब पर भी संपन्न हो सकती है और नियत आयतन पर भी संपन्न हो सकती है। हाँ स्लाइड्स लगा दी। जो नियत दाब पर संपन्न होगी, मैंने आपको पहले बताया, जब नियत दाब, दाब मतलब प्रेशर, जब अभिक्रिया नियत दाब पर संपन्न होगी, मैं यहाँ लिख देता हूं, नियत दाब पर जब पर संपन्न, तब उसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे ऊष्मा परिवर्तन के लिए, ऊष्मा परिवर्तन के लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो करेंगे डेल्टा एच, यदि अभिक्रिया नियत दाब पर संपन्न हो रही है। और यदि अभिक्रिया नियत आयतन पर संपन्न हो रही है, तो यूज करेंगे हम टर्म डेल्टा ई। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं मैं डेल्टा एच यूज कर रहा हूं, कहीं डेल्टा ई यूज कर रहा हूं, तो उससे आपके दिमाग में चीज क्लियर हो जानी चाहिए। जहां मैंने डेल्टा एच लिखा है तो यानी ये जो अभिक्रिया है ये नियत दाब पर संपन्न हो रही है। और आज के डेट का होगा ना, डेट तो जो अभिक्रिया नियत आयतन पर संपन्न हो रही है वो क्या है? आपका डेल्टा ई हो गया। ठीक, तो इससे संबंधित दो नियम है जो प्रमुख नियम है ऊष्मा रसायन के। एक तो बोलते हैं साबाज्यते या लैप्लास का नियम बोलते हैं उसको, और दूसरा जो नियम है वो है हैश का नियम। ठीक है, तो लाप्लास का जो नियम है, आप सिर्फ इनकी जानकारी कर लें, इनकी परिभाषा के हिसाब से आप इनको समझ लें। तो जो लाप्लास का जो नियम है वो ये कहता है कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न हो रही है तो उसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा, क्या अवशोषित होने वाली ऊष्मा एवं उसके विपरीत प्रक्रम में उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मा है, वो उनकी जो बात है वो क्या है? समान है। वापस से मैं बोलूंगा, समझने की कोशिश करें। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अगर उसमें कोई ऊष्मा अवशोषित हो रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा की जरूरत है, तो उसके विपरीत प्रक्रम में, उसके विपरीत प्रक्रम में जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी, तो उन दोनों की जो वैल्यू है, अवशोषित ऊष्मा की और उत्सर्जित की, वो सेम होगी। कहने से तात्पर्य, अग्र अभिक्रिया में एक तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है अग्र अभिक्रिया में। अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण। अब उसका विपरीत प्रक्रम क्या हुआ?
पश्चिम दिशा से। अभी तो हम चल रहे थे अभिकारक से उत्पाद की तरफ, पश्च की बात कर रहे हैं, तब हम किधर चल रहे हैं, उत्पाद से अभिकारक। अगर अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हुई है तो जो आपकी पश्च अभिक्रिया है या विपरीत प्रक्रम है उसमें ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। तो वो कैसी प्रक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी। तो ये जो ऊष्मा का परिवर्तन है, इधर इधर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इधर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये क्या होगा, आपका बराबर होगा। क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी, जो एनर्जी जो चेंजेस है, ये क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये है आपका लाप्लास का नियम। हाँ ठीक है, ये वाला सही। ठीक, दूसरा जो नियम है वो है हैस का नियम। तो पहला जो नियम हमने डिस्कस किया वो है लाप्लास का, लाप्लास। ये वैज्ञानिक थे जिनके आधार पर इस नियम का नामांकन किया गया है। ठीक, सेकंड, ठीक है, सेकंड जो नियम है वो आपका है हैस का नियम। दूसरा नियम है हैश का नियम। अब हैश का नियम कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है जो उसमें ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से है, ए से मतलब तात्पर्य है मेरा अभिकारक, और बी से तात्पर्य है उत्पाद। ये इस तरीके से ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, ये पाथ, प्रथम पाथ है, पाथ से मतलब पथ, पहले पथ, पहला पथ, दूसरा पथ ये है, और तीसरा पथ ये, पहला पथ, दूसरा पथ और तीसरा पथ। तो एक अभिक्रिया अभिकारक ए से बी प्राप्त करने के तीन तरीके हैं, या तो हम पथ 1 से जाएं, या पथ 2 से जाएं, या पथ 3 से। जब पथ 1 से जाते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, मध्यवर्ती, और फिर उससे क्या बनता है, उत्पाद। इसके अंदर सीधे इस तरीके से, इसी प्रकार पथ 3 है, इसमें भी एक बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है और फिर उत्पाद बन रहा है। तो जो मान लीजिए इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ये हैं आपके डेल्टा एच डैश, डेल्टा एच डबल डैश। एच डेल्टा एच आपको पता है, डेल्टा एच से तात्पर्य क्या है हमारा, डेल्टा एच से क्या तात्पर्य है, एंथैल्पी चेंज है ना, नियत दाब पर ऊष्मा परिवर्तन। इसी प्रकार से पथ 2 में डेल्टा एच है चेंज, ऊष्मा परिवर्तन क्या है आपका, डेल्टा एच। 3 के अंदर आते हैं हम, डेल्टा एच ए और डेल्टा एच बी। ठीक, तो जो हैस का नियम ये कहता है कि जब हम अभिकारक ए से स्टार्ट करते हैं और उत्पाद बी हमें प्राप्त होता है, भले ही वो प्रथम वाला पथ है, द्वितीय पथ है, या तृतीय पथ है, तो जो कुल ऊष्मा परिवर्तन है वो तीनों जो पथ हैं, अलग अलग रास्ते हैं जिनसे हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है, उसमें वो उसका मान क्या है, समान है। अर्थात डेल्टा एच बराबर, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच डैश प्लस डेल्टा एच डबल डैश, या डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच बी। तात्पर्य क्या हुआ, इससे तात्पर्य क्या निकला, इससे मीनिंग क्या निकला, ये जो मैंने बोला है, इसका मतलब ये है बेटा कि इसके अंदर जो डेल्टा एच है जिसको हम ऊष्मा परिवर्तन बोल रहे हैं, डेल्टा एच जो ऊष्मा परिवर्तन है जिसको एंथैल्पी परिवर्तन हम बोलते हैं, वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर। ठीक है, वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था। किस पर निर्भर करेगा, केवल प्रारंभिक अवस्था एवं अंत। अगर पथ पर निर्भर करता है तो ये पथ अलग है, ये पथ अलग है और ये पथ अलग है, तो फिर डेल्टा एच का मान तीनों उसमें समान नहीं होना चाहिए था। आ रही बात समझ में। लेकिन हमारा डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो तीनों पथ के लिए क्या है, समान है। डेल्टा एच की जो मान है वो तीनों पथ के लिए क्या है, आपका समान है। तो इससे तात्पर्य क्या निकला, इन पथ का कोई इस पर प्रभाव नहीं है, पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। डेल्टा एच यानी पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन जो उत्पाद से अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होने पर हो रहा है, उसका मान तीनों अलग अलग पथों के लिए समान है, और ये केवल
प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया? हैश का नियम। हाँ हाँ बताइए कहाँ पर ये डेल्टा एच प्लस, ये इसलिए क्योंकि बीच में मान लीजिए कोई मध्यवर्ती बनता है, एक इंटरमीडिएट बन रहा है, तो ए से हम कहाँ गए? इंटरमीडिएट पर। अब इस दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है भाई, इसकी अलग ऊर्जा है। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अभिकारक से तो ए की ऊर्जा अलग है, ठीक है। अब हमें इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ, उसका अलग है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? ए से आई तक के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच डैश है। इसी प्रकार आई से बी तक पहुंचे हम, डेल्टा एच डबल डैश है। तो जो टोटल एनर्जी चेंज तो इनका योग होगा ए से लेकर बी में, इनका योग होगा। अब इनके मान क्या है? मान उनसे मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो धनात्मक चिन्ह आ जाएगा डेल्टा एच के लिए, अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो डेल्टा एच के लिए ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ऊष्मा क्षेपी में क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो डेल्टा एच का मान ऋणात्मक आता है, और ऊष्मा शोषी में अवशोषित होती है तो डेल्टा एच क्या है? धनात्मक। ठीक, तो ये हमारा कौन सा नियम कंप्लीट हो गया है? आपका हैश का नियम, लाप्लास नियम और हैश का नियम। ये बड़े बेसिक यानी प्रारंभिक नियम है जब हम ऊष्मा रसायन पढ़ते हैं। अब इसके आगे हम देखिए, आपको ऊष्मा रसायन की जो परिभाषा है तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन उसका अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की, आप सुन लीजिए, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिकल साइंसेस, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन, चेंजेस हो रहे हैं डेल्टा एच या डेल्टा ई, नियत दाब पर या नियत आयतन पर, उसका अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? ऊष्मा रसायन। अब यदि अभिक्रिया नियत दाब पर संपन्न होती है तो डेल्टा एच है, और नियत आयतन पर संपन्न हो रही है तो डेल्टा ई। ठीक है, देखिए दो उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूं आपके, जिससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। दो रिएक्शंस हैं, दोनों रिएक्शंस आप देख लीजिए। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, इसकी अभिक्रिया हो रही है, और 2HCl फॉर्मेशन। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, ले लेते हैं। हेलो, हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ लिख सकते हैं, वापस लिख रहा हूँ मैं, आप ध्यान दीजिए। क्या नाम बताया आपने? ठीक है, आप देखिए अभी ये फ़ोन आया है सुमन गौड़ का लूणकरण सर से। हाँ, लूणकरण सर से एक छात्रा का फ़ोन है सुमन का, वो ये कह रही है कि जो लाप्लास नियम बताया है अभी हमने, कि आप उसको सर एक बार लिख देंगे। तो ठीक है, हम उसको एक बार लिख देते हैं। जो आरओटीज़ पर जो बच्चे बैठे हैं वो देख लेंगे। उन्होंने कहा है कि लाप्लास जो नियम बताया है मैंने, उसको आप एक बार सर बोर्ड पर लिख कर दिखा दें, जिससे वो नोट करने में उनको आसानी रहेगी। मैं एक बार लिख देता हूँ और उसके बाद फिर वापस अपन कंटिन्यू करेंगे। लाप्लास नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित या उत्सर्जित होने वाली अवशोषित या उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा का मान उसके विपरीत प्रक्रम में उत्सर्जित या अवशोषित होने वाली ऊर्जा के समान होता है।
मैं इसको एक बार वापस पढ़ देता हूँ। लाप्लास का नियम है, ऊष्मा रसायन है, उसके दो मूलभूत नियम है, एक तो लाप्लास का नियम और दूसरा नियम है हमारा हेस का नियम। तो लाप्लास का नियम क्या कहता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें यदि ऊर्जा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है अथवा उत्सर्जित हो रही है, तो उसमें होने वाली जो एनर्जी है डेल्टा एच या डेल्टा ई, तो वो उसके विपरीत प्रक्रम में, विपरीत प्रक्रम मतलब अगर अभिक्रिया है तो पश्च अभिक्रिया है, तो पश्च अभिक्रिया में उत्सर्जित अगर अवशोषित हो रही है यहाँ, तब यहाँ क्या होगी, उत्सर्जित होगी, और अगर यहाँ उत्सर्जित हो रही है तो यहाँ क्या होगी, अवशोषित होने वाली ऊष्मा के समान होता है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया है, जो कॉल आया था ये बच्ची का लूणकरण सर से कि लाप्लास का नियम क्या है। अब आशा है कि ये लाप्लास का नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो हम उदाहरण ले रहे थे कि डेल्टा एच और डेल्टा ई। तो डेल्टा एच मैं वापस से बता देता हूँ, डेल्टा एच क्या है। डेल्टा एच, एच का जो सिंबल है, एच को बोलते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच, ये होता है नियत दाब पर। और डेल्टा ई क्या है आपका, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये संभव होता है नियत आयतन पर। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन थी वो मैंने लिख दिया था H2 + Cl2, और आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, HCl, और आपकी जो ऊर्जा मुक्त हो रही है डेल्टा H बराबर -181, कितना है, -184 किलो जूल, 184 किलो जूल, ये एनर्जी आपकी इसके अंदर मुक्त हो रही है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है आप बताएंगे, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी, गुड। लेकिन डेल्टा एच लिखा है मैंने यहाँ पर, इसका क्या तात्पर्य हुआ, नियत दाब पर, वेरी गुड। ठीक है, ये अभिक्रिया हो गई। इसके बाद हम एक उदाहरण लेंगे जिसके अंदर जो आपकी अभिक्रिया है वो नियत आयतन पर संपन्न हो रही है। तो आपका कार्बन है सॉलिड स्टेट में किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आपका फॉर्मेशन हो रहा है CO2 का गैसियस फॉर्म में, और इसके लिए डेल्टा ई जो है आपका है -393 किलो जूल। ठीक है, तो आप बताएंगे बेटा पीछे से, आप बताइए, यहां मैंने डेल्टा ई लिखा है, नाम क्या है आपका, प्रिया राठौड़। हाँ प्रिया बेटा, तो देखिए यहां मैंने लिखा है डेल्टा ई, तो इससे क्या है, यहां तो मैंने लिख दिया डेल्टा एच, तो ये भी ऊष्मा परिवर्तन है और ये भी ऊष्मा परिवर्तन है, ये नियत आयतन पर है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए आप। तो ये क्या है आपका डेल्टा ई। तो ये हमारा आपको अब क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा एच और डेल्टा ई का जो हम यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब, क्योंकि इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज, तब आपको ये चीज दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले, हाँ पहले देखिए, अब आप ऐसा करिए, पहले तो आप, मैं कुछ आपको जो आपके मेन जो एनर्जी चेंजेस हैं, दहन ऊष्मा है, संभवन ऊष्मा है, उन सब की जो परिभाषाएं और उनके एक एक उदाहरण वो आप लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जितनी अलग अलग प्रकार की जो ऊष्मा है, संभवन ऊष्मा पढ़ेंगे हम, दहन ऊष्मा पढ़ेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण ऊष्मा है वो पढ़ेंगे, बंध ऊर्जा है वो हम पढ़ेंगे। तो इनकी परिभाषाएं और उदाहरण आप लिख लीजिए पहले तो, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक उदाहरण इनका सबके न्यूमेरिकल्स हम लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है आपकी दहन ऊष्मा। दहन, दहन से तात्पर्य क्या होता है, किसी चीज को जलाएं हम। ठीक है, दहन से तात्पर्य क्या है, किसी चीज को जलाएं। तो मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहला हमारा पॉइंट है दहन ऊष्मा। दहन ऊष्मा, तो दहन ऊष्मा की जो परिभाषा है वो है कि किसी पदार्थ के एक मोल को, किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतया, कंप्लीटली जब वो बर्न हो जाए या पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाए, तो उसमें होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन है, वापस से मैं रिपीट करूंगा, किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत या पूर्णतः दहन करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है, या इस पूरे प्रक्रम में जो हुआ ऊष्मा परिवर्तन है, उसको कहते हैं दहन ऊष्मा। एक बार वापस से पुनः मैं दोहराता हूं कि किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने में हुआ ऊष्मा परिवर्तन दहन ऊष्मा कहलाता है। उदाहरण हम ले लेते हैं बेंजीन। देखिए
जो आपका बेंजीन है C6, उसका फॉर्मूला होता है C6H6। अब बात आई ऑक्सीकृत करने में, तो ऑक्सीकृत करने में किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की यहाँ आवश्यकता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में है। और फॉर्मेशन किसका हुआ है? CO2 प्लस H2O। एक मिनट बेटा, एक, हेलो, हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार, ठीक है, अच्छा कृष्ण कुमार। चलिए आप सुनिए, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। देखिए टोंक से फ़ोन है, टोंक में स्कूल है, कोठी नामताम स्कूल है, वहाँ से कृष्ण कुमार चौधरी ने कहा है कि जो दहन ऊष्मा है, इसको सर आप एक बार वापस से समझा दीजिए और रिपीट कर दीजिए इसको। तो देखिए दहन ऊष्मा से तात्पर्य क्या है? किसी दहन से, अगर हम साधारण भाषा में इसको समझें, साधारण शब्दों में हम कहें तो किसी चीज़ को जलाना, दहन करना, ठीक है। अब दहन किसकी प्रेजेंस में होगा? आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो इसकी जो परिभाषा है कि एक मोल कोई पदार्थ लें, हम उसका कितना मोल लें? एक मोल लें। किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतः, पूरी तरीके, ऐसा नहीं उसका कुछ अंश बच जाए, उसको पूर्णतः ऑक्सीकृत करने में या उसको पूर्णतः दहन करने में जो आवश्यक जो ऊष्मा है, उसको ही क्या बोलते हैं? दहन ऊष्मा। कंडीशन क्या है? उस पदार्थ का एक मोल पदार्थ को पूर्णतः दहन करने के लिए या पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है, उसी को क्या कहते हैं? दहन ऊष्मा है कहते हैं। अब इसका जो हम उदाहरण ले रहे हैं, बेंजीन वाला उदाहरण ले रहे हैं। जो बेंजीन है उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में हो रहा है। तो ये अभी कोई पूछ रहा था, आप में से कोई सवाल पूछा था किसने? हाँ बस खड़े होके पूछिए आप। हाँ हाँ हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए है। हाँ आ सकता है, भिन्न संख्या के अंदर आ सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। जैसे हमने, अगर आपने देखा हो, जैसे H2 प्लस O2 एक रिएक्शन है, H2 प्लस O2 और क्या बनता है? H2O बनता है। तो आप उसको भिन्न में भी लिख सकते हो और चाहे तो पूरी संख्या के अंदर, मैं भी लिख के दिखा देता हूँ आपको, बैठिए। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। CO2 क्या आपके गैसियस फॉर्म में है। अच्छा बड़े लिखूं, फिर वो वर्ड यूज करना पड़ेगा मेरे को, आप थोड़ा सा, ठीक ठीक। तो देखिए पीछे से आप सबको नजर आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं? ठीक है, और थोड़ा अपन बड़ा इनका यूज करने वाले हैं। तो देखिए डेल्टा H जो परिवर्तन हो रहा है वो है -780 किलो जूल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? कौन बताएगा पीछे से? आप बताइए। एक्सोथर्मिक, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अब यहां मैंने लिखा है 0 और ये नीचे लिखा है 298। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य क्या है? यह अभिक्रिया मानक ताप एवं दाब पर संपन्न हो रही है। किस पर संपन्न हो रही है? मानक ताप एवं दाब। अब मानक ताप और दाब से क्या तात्पर्य है आपका? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो ताप और 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर जब अभिक्रिया संपन्न होती है, कोई भी अभिक्रिया जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर संपन्न हो रही है, तो वो क्या बोलेंगे? मानक ताप दाब, स्टैंडर्ड जो आपकी कंडीशन। तो ये इसका मतलब क्या हुआ आपका? 298 मतलब 273 में कितना जोड़ देंगे? 273 प्लस 25 केल्विन में व्यक्त करने के लिए 5 और 3 8, 7 और 2 9, 298। ठीक है, आ रही है बात समझ में? 298 कैसे आया? केल्विन के अंदर आप व्यक्त कैसे करते हैं? 273.15 में ऐड करते हैं। 273.15 में जो ताप है वो ऐड करते हैं। ताप क्या है हमारा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। ठीक, ये चीज आगे बात समझ में, ये क्यों लिखा? तो मेरा जो उद्देश्य था दहन ऊष्मा का वो आपको क्लियर हो गया। ये एक उदाहरण है आपका बेंजीन का ऑक्सीकरण। किसमें हो रहा है? CO2 और H2O के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो दहन ऊष्मा का जो मान है
वो क्या है, अभिकारकों की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था से मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, ठोस है, द्रव है, यानी दहन जो ऊष्मा है वो किस पर डिपेंड करेगी, भौतिक अवस्था पर। वो सॉलिड है, ठोस है, द्रव है, गैसियस फॉर्म में है, उसी के हिसाब से उनमें बंद जो ऊर्जाएं, जो बंद ऊर्जाएं, गैस में तो बंद ऊर्जा अलग प्रकार से आएगी, ठोस है तो अलग आएगी, द्रव है तो उसमें अलग, तो उस पर ये डिपेंड करता है। एक कॉल और लेते हैं। हेलो हेलो, चलिए। तो दहन ऊष्मा का जो निर्धारण है एक बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करिए। अब आया विलयन ऊष्मा और तनुकरण ऊष्मा, ये दोनों अलग अलग हैं, बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे विलयन ऊष्मा की। किसकी बात करेंगे, विलयन ऊष्मा। विलयन ऊष्मा और तनुकरण ऊष्मा है। तनुकरण ऊष्मा नहीं लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे विलयन ऊष्मा। ठीक है, तो एक मोल पदार्थ को, जो विलयन ऊष्मा की जो परिभाषा है वो है आपकी, एक मोल पदार्थ को, मैं लिख देता हूं यहां जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, जो आरओटीज पर बच्चे बैठे हैं, एक मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में एक मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में घोलने पर होने वाला, घोलने यानी विलय करने पर, होने वाला ऊष्मा परिवर्तन, ठीक है, एक मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में विलय करने पर। ठीक है, तो ये जो हमारा उदाहरण है इसमें हमने क्या है, HCl है, जो HCl है उसको आपने विलय किया जल के अंदर, और जो चेंज हो रहा है वो कितना है आपका, डेल्टा H -75 किलो जूल। एक चीज बताइए, ये स्लाइड्स नजर आ रही होंगी आरओटीज पर जो बच्चे बैठे हैं, हाँ ठीक है, जरूरत नहीं है। तो देखिए आप कि जो एक मोल पदार्थ को जल आधिक्य में घोलने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन विलयन की ऊष्मा कहलाता है। उदाहरण जैसे हमने लिया है, HCl वाला उदाहरण लिया है यहाँ, उसको डिजोल्व किया वाटर के अंदर, तो जो एनर्जी चेंज है डेल्टा H वो कितना है, 75 किलो जूल। रिएक्शन कैसी है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड का है, उसमें 9.5, तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, ऊष्मा शोषी। अब आता है तनुकरण ऊष्मा। क्या है, तनुकरण, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, तनुकरण से मतलब डाइल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए आपका 10 ml हमने प्रयोग किया है, 10 ml जल, कितना जल का प्रयोग किया है, 10 ml, कितना जल का प्रयोग कर रहे हैं, 10 ml का, और फिर मैंने दूसरी जो अभिक्रिया है उसी अभिकारक के साथ अब मैंने जल की मात्रा बढ़ा दी 15 ml। पहले मैंने कितना जल प्रयोग किया, 10 ml, और अब दूसरी वाले उसी अभिकारक के साथ फिर मैंने जल का प्रयोग किया 15 ml, तो मैंने जल की मात्रा कितनी बढ़ा दी है, 5 ml। तो यानी विलयन कैसा हो गया है, तनु हो गया है। क्या हो गया है, विलयन तनु हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। आ रही बात आपके समझ में, जैसे दूध है, दूध में पहले तो 10 ml जल डाल दिया मैंने, एक तो ये हो गया, एक लिया मैंने दूध, उसमें 20 ml जल डाला, तो कौन सा ज्यादा डाइल्यूट होगा, जिसमें 20 ml जल है वो अधिक तनु होगा। तो इसी से संबंधित है हमारी तनुकरण ऊष्मा। तो पूर्ण ऊष्मा में वह परिवर्तन जो विलयन की, वापस ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिए पहले तो इसको, पूर्ण ऊष्मा में वह परिवर्तन जो विलयन की एक सांद्रता को, जो विलयन की एक सांद्रता को दूसरी सांद्रता तक तनु करने पर उत्पन्न होता है। वापस रिपीट करें, पूर्ण ऊष्मा में होने वाला वह परिवर्तन जो विलयन की एक सांद्रता को दूसरी सांद्रता तक तनु करने पर उत्पन्न होता है, तनु करने पर उत्पन्न होता है, तनुकरण की ऊष्मा कहलाता है।
तनुकरण की ऊष्मा कहलाता है। अब देखिए समझिए इसको, जो मैंने आपको अभी भी उदाहरण दिया है, तनु डाइल्यूट कैसे करते हैं, उसको तनु कैसे करते हैं। तो जैसे ये उदाहरण है, इसमें देखेंगे आप HCl है, अभिकारक क्या है यहाँ पर, HCl, जिसको अभिकारक को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिएजेंट, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं रिएजेंट। तो HCl है, पहले मैंने जल प्रयुक्त किया 10 ml, कितना है 10H2, उसके 10 मोल प्रयोग किए, कितने किए 10 मोल। तो जो परिवर्तन हुआ है वो उसकी जो एनर्जी आई है डेल्टा H आया है आपका, डेल्टा H से मतलब एंथैल्पी जो परिवर्तन हुआ है, ऊष्मा परिवर्तन जो हुआ है नियत दाब पर, वो है आपका -69, 69 किलो जूल ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। लेकिन जैसे ही मैंने एक अतिरिक्त 15 मोल जल और मिला दिया, 10 ml, 10 तो उसके मोल पहले से ही थे, उसमें मैंने 15 और जोड़ दिए, तो 10 और 15 कितने हो गए 25। तो जब 25 कर दिया तब अंतर आया -72, कितना आया -72। तो तनुकरण की ऊष्मा बढ़ गई, क्या हो गई, तनुकरण की ऊष्मा बढ़ गई। तनु करने से ऊष्मा का मान वृद्धि हुई, कितनी हुई, 15 मोल एक्स्ट्रा ऐड किए जल के मैंने, 15 मोल मैंने अतिरिक्त मिलाए। 10 से 25 में कितना अंतर है, 10 H2O और 25 H2O में कितना अंतर है मोल का, 15। तो अंतर 15 है, तो यहाँ कितना डिफरेंस आ गया 69, और 72 में कितना अंतर है 3। तो ये 3 जो आपका अलग से 3 किलो जूल जो ऊर्जा अलग से मुक्त हो रही है, 3 किलो जूल ऊर्जा जो अतिरिक्त मुक्त हो रही है, इसका मतलब तनुकरण करने पर ये 3 जो किलो जूल है ऊर्जा अतिरिक्त मुक्त होती है, और इसी को बोलते हैं तनुकरण की ऊष्मा। तो आपके तनुकरण की ऊष्मा वाली चीज समझ में आ गई होगी। ये फोन लगातार आ रहे हैं बाहर से, एक कॉल और ले लेंगे हम अगर अभी आता है तो, ठीक। तो ये चीज दोनों जो हमारे पॉइंट हैं, विलयन की ऊष्मा और तनुकरण की ऊष्मा, ये आपके समझ में आ गया होगा। विलयन ऊष्मा क्या है कि 1 मोल को जल के आधिक्य में घोलें। एक मिनट, हेलो, हाँ बोले। अच्छा, विलयन की ऊष्मा का कहां से बोल रहे हैं आप, हाँ कौन, जैसलमेर से, ठीक है। देखिए जैसलमेर से ये फ़ोन आया है किसी बच्चे का, वो पूछ रहे हैं कि तनुकरण वाला जो है इसको सर विलयन ऊष्मा और तनुकरण ऊष्मा को एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए। तो एक बार वापस से समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है भाषा का अंतर आ जाता है। हम जयपुर में बैठे हुए हैं और जो जैसलमेर में जो बच्चा बैठा है, वो जो भाषा का जो अंतर है उसके वजह से कई बार दिक्कतें आती हैं। ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं तो उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि लोकल जो भाषा है उसका प्रभाव होता है हमेशा। तो मैं वापस से इसको रिपीट करता हूँ, जो आरओटीज पर जो बच्चे बैठे हैं वो भी इसको ध्यान से सुने। विलयन ऊष्मा, मैं वापस बोल रहा हूँ, विलयन ऊष्मा, विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो विलयन ऊष्मा से क्या तात्पर्य है, तो विलयन ऊष्मा से जो तात्पर्य है कि 1 मोल पदार्थ को, अब ये जो मैंने समीकरण लिखा है HCl प्लस AQ, अब ये AQ क्या है, AQ का मतलब है एक्वस, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वस, और हिंदी में बोलेंगे जलीय माध्यम। वापस से जो आरओटी पर जो बच्चे बैठे हैं वो सभी ध्यान देंगे, जो मैंने समीकरण लिखा है HCl प्लस AQ, इससे तात्पर्य क्या है, HCl प्लस जलीय माध्यम। कैसा माध्यम है ये, मतलब इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं हम HCl में, तो जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, यानी ये जलीय 1 मोल पदार्थ को जल आधिक्य में घोलने पर होने वाला, इस 1 मोल पदार्थ को जलीय आधिक्य में घोलने पर होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन है, यानी अब ये क्या बन गया HCl, लेकिन किसमें घुला है अब HCl, पहले तो स्वतंत्र था, अब जल में, जलीय माध्यम। तो अब ये जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है कितना आ रहा है, इसका मान -75 किलो जूल, डेल्टा H बराबर कितना है, ये स्पष्ट है। हेलो, हाँ बोलिए। कौन सा वाला, विलयन ऊष्मा या तनुकरण की ऊष्मा, अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं आप, अच्छा ठीक।
तो देखिए मैं बताने वाला ही था वापस से, डूंगरपुर से ये फोन है किसी छात्र का, वो तनुकरण ऊष्मा के लिए पूछ रहे हैं। तो तनुकरण ऊष्मा में क्या है, मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूं। तनुकरण ऊष्मा से तात्पर्य है कि हम उसकी सांद्रता को परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है, सांद्रता को परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। अब तनुकरण हम किससे डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, हमारा विलयन है उसको किससे तनु कर रहे हैं, जल से। किससे कर रहे हैं, जल से। तो पूर्ण ऊष्मा में होने वाला वह परिवर्तन जो विलयन की एक सांद्रता को दूसरी सांद्रता तक तनु करने पर उत्पन्न होता है, ये तो उसकी परिभाषा है, ये आपने लिख ली। अब इसको समझेंगे कैसे हम। तो जो HCl है, पहले मैंने प्रयुक्त किया 10 मोल जल, कितना प्रयोग किया, और ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ वो हुआ 69 किलो जूल। लेकिन फिर मैंने जो जल प्रयुक्त किया, जल की मात्रा बढ़ा दी, जल की मात्रा बढ़ा दी। पहले 10 मोल में प्रयोग कर रहा था, अब मैं प्रयोग कर रहा हूं 25 मोल। कितना प्रयोग कर रहा हूं, 25 मोल, यानी 10 से 25 हो गया। तो इसको बोले विलयन का क्या हो गया, तनुकरण हो गया, डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूट हो गया। उसकी सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, सांद्रता कम हो गई। सांद्रता और तनुता एक दूसरे के विपरीत हैं। सांद्रता बढ़ाते हैं तो तनुता घटती है, और तनुता बढ़ाते हैं तो सांद्रता कम होती है। तो यह आपका 10 मोल जल था, अब मैंने कितना कर लिया, 25 मोल जल। तो कितना अंतर आया है, 15 मोल जल मैंने अतिरिक्त मिला दिया, तो उसको तनु कर दिया। तो इस तनु करने के कारण ही ये जो अतिरिक्त इसका मान आया -72। तो इसमें 10 की वजह से आ रहा था 69, और इसमें 25 की वजह से आ रहा है -72। तो 10 मोल जल और 25 मोल जल, इन दोनों में अंतर कितना है, 15 मोल जल। तो इसके कारण जो ऊर्जा दोनों में अंतर कितना है, 3 का। तो ये जो अतिरिक्त जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो इस तनुकरण के कारण हो रही है। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं बेटा, हाँ बोलो। हाँ बेटा, मैं अब 2 बार बता चुका हूँ, अगर अपने पास समय बचा उसके बाद बताएंगे। अभी आगे जो आने वाली जो परिभाषाएं हैं उनको आप समझें, वो उनसे आपको समझने में सहायता मिलेगी। अच्छा, जो कोई नेम से है ना उसे मत उठाना, मेरा पर्सनल फोन, उसे तो मत उठाइएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट करिए सबसे। अब आया जल योजन ऊष्मा और प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा। जल योजन ऊष्मा एवं प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा। शुरू करें। तो देखिए जल योजन ऊष्मा, देखिए इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। 1 मोल जल रहित लवण में, यानी इसमें ध्यान, इसको आप पहले एक बार समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा एक बार। तो देखिए कॉपर सल्फेट है, कौन सी अवस्था में, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में है। तो 1 मोल है इसका, जल रहित लवण है, इसमें अभी जल नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें जल मिला रहे हैं, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जल योजित लवण बनने में हुआ ऊष्मा परिवर्तन। तो ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो ये क्या है आपका, जल योजित लवण, सॉल्ट, लवण है ये, ठीक है। तो जल योजित लवण बनने में जो हुआ ऊष्मा परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, जल योजन ऊष्मा कहलाता है। तो अब आप इस परिभाषा को लिख लीजिए, फिर एक बार मैं रिपीट करूंगा जिससे दूर जो ROTs पर या दूसरी जगह जो बच्चे सुन रहे हैं इस लेक्चर को समझ पाएं। तो जल योजन ऊष्मा की पहले तो आप परिभाषा लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, उसको समझ लीजिए कि 1 मोल जल रहित लवण में, 1 मोल जल रहित लवण में जब हम जल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं। 1 मोल रहित लवण में जब हम जल मिलाते हैं या जल का योग करते हैं तो इसके फलस्वरूप जल योजित लवण प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है,
जल योजित लवण प्राप्त होता है। इस पूरी प्रक्रिया में होने वाला, इस पूरी अभिक्रिया या प्रक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन जल योजन ऊष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? जल योजन ऊष्मा कहलाता है। उदाहरण हमने जो लिया है वो सभी बच्चों को जो आरओटीज पर भी बैठे हैं अपनी उनकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सर, ये है ना। तो ये जो स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हमने उदाहरण लिया है कॉपर सल्फेट का। किसका उदाहरण लिया है? कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट जो सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, उसमें हम जल मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? जल। कॉपर सल्फेट ये क्या है? ठोस अवस्था में। इसमें क्या मिला रहे हैं? जल मिला रहे हैं। तो क्या बन रहा है? जल योजित लवण बन रहा है। यानी इसके साथ क्या है? जल एसोसिएटेड है, संबंधित है। तब जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? जल योजन ऊष्मा। डेल्टा एच बराबर -79 किलो जूल। आ गया बात समझ में? लवण के साथ ही संबंधित होगा वो जल। हाँ, फिर अपने जो अपने पढ़ा था, अगर तुमने क्या नाम में बेटा खड़े हुई वापस बताइए, अपना नाम बताएं। हाँ, सचिन। सचिन ऐसा है, इससे पहले हमने पढ़ा था विलयन की ऊष्मा। विलयन ऊष्मा में भी हमने क्या किया था? जल के आधिक्य में घोला था, लेकिन वहां लवण वाली चीज नहीं थी। ठीक है। दूसरा है प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा। क्या है आपके? देखिए, अब प्रावस्था से तात्पर्य क्या है हमारा यहाँ पर, समझ लीजिए इसको। प्रावस्था जैसे हीरा, अलग अलग अपर रूप होते हैं। कार्बन का अपर रूप है एक हीरा, एक है ग्रेफाइट। ऐसे ही सल्फर है। सल्फर क्या होता है? मोनोक्लिनिक होता है, इसको बोलते हैं एकंताक्ष, और एक विषम लंबाक्ष, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। आपने पढ़ा होगा ये अलग अलग प्रावस्थाएं, कार्बन के अलग अलग प्रावस्थाएं। एक रूप है हीरा, एक है ग्रेफाइट। तो हीरे से ग्रेफाइट में परिवर्तन या ग्रेफाइट से हीरे में परिवर्तन, तो क्या हो रहा है? उसका अपर रूप में चेंज हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं प्रावस्था परिवर्तन। या इसको दूसरे तरीके से हम बोलेंगे, जैसे सल्फर वाला उदाहरण है। सल्फर भी क्या होता है? अलग अलग अपर रूप में होता है। सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर रोम्बिक। सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर रोम्बिक। सल्फर मोनोक्लिनिक को हिंदी में बोलते हैं सल्फर एकंताक्ष। क्या बोलते हैं? सल्फर एकंताक्ष। और सल्फर रोम्बिक को सल्फर विषम लंबाक्ष। तो इनमें भी जो परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रारूप जो प्रावस्था। हेलो हेलो, बोल नहीं रहा। तो देखिए, अभी क्वेश्चन आया था, एक छात्र ने क्वेश्चन पूछा था आरओटी पर कि डेल्टा एच का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी उससे पहले वाले उसमें बताया था कि हम बॉम्ब कैलोरीमीटर है, तो उसके द्वारा ये मान निकालते हैं। ये जितने भी मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा एच के लिख रहा हूँ या डेल्टा ई के लिख रहा हूँ, ये सब किसके द्वारा निकाले गए हैं? कोई सैद्धांतिक नियम नहीं है, ये प्रयोग द्वारा प्राप्त निष्कर्ष है, प्रयोग के द्वारा ज्ञात किए गए। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, संख्यात्मक प्रश्न करेंगे जब, तब आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से न्यूमेरिकल की सहायता से हम डेल्टा एच या डेल्टा ई का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो इनके लिए हमको क्या लगता है? प्रायोगिक जो परिस्थितियां हैं या प्रयोग के द्वारा ही इनके मान ज्ञात किए जा सकते हैं, या हमें प्रयोग के द्वारा निकाले गए जो मान हमारे प्राप्त हों बंद ऊर्जाओं के अलग अलग, फिर हम उनका अंतर करके, जैसे हमने, हमारे पास एक है अभिकारक और एक है उत्पाद। तो अभिकारक की ऊर्जा का मान हमें पता है, उत्पाद का पता है। अब पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन निकालना है, तो क्या करेंगे? उत्पाद की ऊर्जा में से अभिकारक की ऊर्जा माइनस कर देंगे, तब हमारी पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये जब पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित होती है, तो होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा कहलाता है। संक्रमण मतलब ट्रांजिशन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। ठीक है। तो ये आपका हो गया, कार्बन हीरा से ग्रेफाइट में जाता है तो -1.89 ऊष्मा छोपी अभिक्रिया। नेक्स्ट करें सर।
लिखा नहीं क्या? आप लोगों ने लिख लिया? सबने लिख लीजिए जल्दी से। जब पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में रूपांतरित होती है तो होने वाला जब पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में रूपांतरित होती है तो होने वाला ऊष्मा परिवर्तन प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा कहलाता है। उदाहरण के लिए जब कार्बन क्या है आपका? हीरा है। अपर रूप क्या है आपका? हीरा। किसमें रूपांतरित हो रहा है? ग्रेफाइट में। तो ये अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो डेल्टा एच बराबर क्या आ गया? -1.89। अगर इसको मैं बोलूं, अभी हम पढ़ चुके हैं, आपसे वापस पूछूं, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी अभिक्रिया है स्पॉन्टेनियस। कैसी है? स्पॉन्टेनियस से मतलब स्वतः होने वाली। डेफिनेशन, जब पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में रूपांतरित होती है तो होने वाला ऊष्मा परिवर्तन प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट करिए सब। माध्यम की आवश्यकता क्या है भाई? जैसे मैंने बताया था, इसका मैंने बताया था, जब ये जो रिएक्शन होती है आपका हीरा ग्रेफाइट में चेंज होता है कैसे, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है। इनर्ट का मतलब अक्रिय, किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर, कोई गैस वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। अभी थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो आपको ये बताएगा कि ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको ये बताएगा कि इस अभिक्रिया के लिए अब अभिक्रिया में इससे दिख रहा है संभव है। अब अभिक्रिया में आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, ये आप जब ऑर्गेनिक वगैरह या इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। लेकिन जैसे मैं बता दूं, किसी अभिक्रिया में आपको कैटलिस्ट उत्प्रेरक की भूमिका है, किसी अभिक्रिया में स्पार्क की जरूरत है। अब इस विशेष अभिक्रिया जो आप पूछ रहे हैं इसके लिए, इस अभिक्रिया में क्या, एक फर्नेस के अंदर, फर्नेस मतलब भट्टी, उसमें हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे हीरे को अक्रिय वातावरण में। कैसे वातावरण में? अक्रिय वातावरण में। तो गर्म करने के पश्चात चूंकि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है, यानी अभिक्रिया संभव है, ये अभिक्रिया क्या है, तो उसकी जब गर्म कर लेंगे तो उसकी जब वाष्प इकट्ठी करेंगे, जब वो वेपराइज हो जाएगा हीरा, तब उसकी जो वाष्प आएगी तो वाष्प क्या होगी? कार्बन ग्रेफाइट। आ गई बात समझ में आपकी? तो ये प्रायोगिक परिस्थितियां हैं। और थर्मोडायनेमिक्स बताती है डेल्टा जी या डेल्टा एच या एंट्रोपी, उससे संबंधित तथ्य कि अभिक्रिया संभव है या नहीं है, एंट्रोपी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ये जो भौतिक कारक हैं, फिजिकल जो फैक्टर्स हैं, उनके बारे में जानकारी हमें ऊष्मागतिकी से मिलती है। ठीक, नेक्स्ट। अब है हमारे गलन की ऊष्मा और वाष्पन की ऊष्मा। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि समय की अपने पास कमी है और न्यूमेरिकल्स भी लेने हैं अपने आप को। कितना टाइम? अब देखिए, हमने लिया है गलन की ऊष्मा। तो वर्ड से ही आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं और कोई इवन साइंस का भी नहीं है तो भी गलन एक हिंदी का शब्द है, गलन, गलना। क्या गलेगा आपका? ठोस है वो गलेगा। तो ठोस किस में गलेगा? लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर। तो एक मोल जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ, पीछे ध्यान देंगे आप, सुनिए, सुन लीजिए, एक मोल कोई ठोस पदार्थ है तो उसको किस में बदलना है? हमको द्रव में बदलना है। एक मोल ठोस प्रावस्था को द्रव प्रावस्था में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है या उस प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन है। एक मोल ठोस प्रावस्था से आपको क्या प्राप्त होना है? द्रव प्रावस्था। तो इस एक मोल ठोस प्रावस्था से आपको द्रव प्रावस्था प्राप्त होनी है। तो इसमें होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन है, इसी को क्या बोलेंगे? गलन ऊष्मा, गलन की ऊष्मा। जैसे आपका H2O बर्फ है, बर्फ से आपको क्या प्राप्त हुआ है? द्रव। बर्फ से पानी जो प्राप्त हो रहा है H2O सॉलिड, L से मतलब लिक्विड द्रव और S से मतलब सॉलिड यानी ठोस। तो इसमें जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है 6 किलो जूल, 6 किलो जूल यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से हमारे दूसरी है वाष्पन की ऊष्मा। अब वाष्पन मतलब वाष्पित करिए,
अब द्रव से क्या है, वाष्प करना है, वाष्प अवस्था। तो 1 मोल जो आपका द्रव है वो निश्चित ताप और दाब पर जब किस में बदल जाए, वाष्प अवस्था में बदल जाए, तो होने वाला ऊष्मा परिवर्तन वाष्पन की ऊष्मा। H2O लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, H2O वेपर के, वाष्प, तब होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या है, 44 kJ। सभी विद्यार्थियों ने नोट कर लिया है? वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, वाष्पन की ऊष्मा क्या है, 1 मोल द्रव के, वाष्पन की ऊष्मा को मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 मोल द्रव के निश्चित ताप व दाब पर गैसीय प्रावस्था में परिवर्तित होने पर हुआ ऊष्मा परिवर्तन वाष्पन की ऊष्मा कहलाता है। ठीक हो गया ये। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अभी हमने 2 ऊष्माएं पढ़ी, एक तो पढ़ी गलन की और दूसरी पढ़ी वाष्पन की। एक पढ़ी हमने अभी अभी गलन की ऊष्मा, और एक पढ़ा हमने वाष्पन की ऊष्मा। ठीक है, अब हमारे पास है ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा। ठीक, तो ऊर्ध्वपातन मतलब कोई ठोस सीधे ही गैस में अवस्था में चला जाए, और ये उदाहरण हम बहुत 10वीं से 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप बताएं, कपूर है, हाँ हथेली पर तो अपन जैसे पूजा वगैरह में यूज लेते हैं, कपूर का वो यूज लेते हैं, पूजा के अंदर हम उसका प्रयोग करते हैं। तो उसको हम जब जलाएंगे तो सीधे हम देखते हैं किस में चला जाता है, वाष्पित अवस्था में चला जाता है। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन है ये क्या 2 स्टेप से मिलकर बना होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है आपका, 2 स्टेप से मिलकर बना है। इसमें दोनों चीजें आ जाती है, तो गलन की ऊष्मा भी आ जाती है और वाष्पन की भी ऊष्मा आ जाती है। 1 मोल ठोस पदार्थ को सीधे वाष्पीय प्रावस्था में परिवर्तित करने पर होने वाला जो परिवर्तन है, ऊष्मा में परिवर्तन है, वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा। जैसे उदाहरण क्या है इसका, कपूर, कपूर को जलाने पर वो सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो ये मैंने जो बताया ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा यानी डेल्टा एच। ठीक है, यहां लिख देते हैं ऊर्ध्व, डेल्टा एच गलन प्लस डेल्टा एच वाष्पन, दोनों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हो गई ये चीज? नेक्स्ट दिखाइए, है क्या नेक्स्ट स्लाइड? नहीं है, नहीं ना, ठीक, ओके, वही लास्ट वाला लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग प्रकार की, देखिए अब मैं यहाँ एक बात आपको सभी को बताना चाहता हूँ। ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा तक, तो हम पढ़ रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन। ऊष्मा रसायन में अभिकारक से हम शुरू करेंगे, और क्या मिल रहा है हमको, उत्पाद। और विभिन्न प्रकार की ऊष्माएं हमने यहाँ देख ली। ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन में अभिकारक क्या है, ठोस, और उत्पाद क्या है, गैस। उत्पाद क्या है आपका, गैस। गलन की गुप्त ऊष्मा में, हेलो, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो, हाँ बोलो, वाष्पन वाले में। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या नाम है? प्रवीण, ठीक है, बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। चलिए, हाँ, तो देखिए अभी ये टोंक से फोन आया है प्रवीण का। वो कह रहा है कि सर ये वाष्पन की जो ऊष्मा आपने बताई है, इसको आप वापस से एक बार बता दीजिए, समझ में नहीं आया है। तो एक बार पिछली वाली स्लाइड कर दीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए हमने दोनों चीजें यहाँ पढ़ी हैं, एक तो पढ़ा है गलन की ऊष्मा और एक है वाष्पन की ऊष्मा। तो मैं इस पूरे को ही बता देता हूँ, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे।
तो जैसे इस शब्द से ही क्लियर है, गलन, गलन यानी कोई चीज का गलना। तो जब आपका गलन की ऊष्मा से तात्पर्य क्या हुआ, जब कोई ठोस पदार्थ आप द्रव में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, ठोस पदार्थ किस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव में। अब इस दौरान ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन, अब ऊष्मा में परिवर्तन कैसे हो सकता है, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। धनात्मक से मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो सकती है, जब ठोस किस में बदले, द्रव में, तब वो ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, एक संभावना तो ये है। और या ये हो सकता है हम वो ऊष्मा रिलीज करे, ऊष्मा उत्सर्जित करे, तो वह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी। तो यह अभिक्रिया है कि एक मोल पदार्थ को ठोस प्रावस्था से, कौन सी प्रावस्था है, ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में परिवर्तित करने पर जो हुआ ऊष्मा परिवर्तन है, वो क्या है आपका, कौन सा, गलन की ऊष्मा कहलाता है। और इसमें जो हमने उदाहरण लिया है, वो उदाहरण क्या है, जल का लिया है। किसका लिया है, जल का। जल सॉलिड अवस्था में कब होती है, जो आप H2O जिसका फॉर्मूला है, वो सॉलिड अवस्था नहीं, बर्फ। बर्फ किस में बदल रहा है आपका, पानी में। तो बर्फ जब पानी में बदल रही है, तो ये इसको बोलेंगे गलन की ऊष्मा। जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है इसमें, बर्फ से पानी में जो रूपांतरण हो रहा है, इसको बोलेंगे गलन की ऊष्मा। और इसका जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है यहाँ कितना है, 6 किलो जूल। कितनी है, 6 किलो जूल। तो इससे तात्पर्य क्या हुआ, इस अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, जिसके अंदर 6 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता है। ठीक, तो ये तो रहा गलन की ऊष्मा के बारे में। इसके बाद जो अभी क्वेश्चन आया था वो पूछ रहे थे वाष्पन की ऊष्मा क्या है, साहब इसको वापस रिपीट कर दें। तो वाष्पन की ऊष्मा भी, जिसे वाष्पित यानी आपका जो द्रव प्रावस्था से, कौन सी प्रावस्था कैसी है आपकी, द्रव प्रावस्था। द्रव प्रावस्था से जब हम कौन सी गैसीय प्रावस्था में आ जाएंगे, तो इस प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन इस अभिक्रिया में, यानी आपका अभिकारक तो क्या है यहाँ पर, द्रव, और उत्पाद क्या है आपका, गैस। तो जब आप द्रव से गैस में जा रहे हैं, तो ये जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो ऊष्मा परिवर्तन ही आपका क्या कहलाएगा, वाष्पन की ऊष्मा। ठीक, तो ये हमारा विभिन्न प्रकार की जो ऊष्मा है, इससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी, परिभाषाएं थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं न्यूमेरिकल, जो आपके एग्जाम्स के जो न्यूमेरिकल्स, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक एक उदाहरण लेंगे और अपन करेंगे इनको। चलिए, देखिए पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा, आदर्श गैस समीकरण क्या है वो बताइए। पीवी बराबर आर टी, वेरी गुड। तो पीवी बराबर आर टी, लेकिन एक मोल गैस के लिए, कितने के लिए, एक मोल गैस के। अब मान लीजिए एन मोल गैस के लिए मैं लिखूं इसी समीकरण को, तो एन आर टी, शाबाश, वेरी गुड। तो हमारे पास देखिए, जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, तो एक तो हमारे अभिकारक, अभिकारक यानी जहां से अभिक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं, और दूसरा क्या है, अभिकारक किसमें बदल रहा है, उत्पाद। अभिकारक किसमें बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। अभिकारक बदल रहा है आपका उत्पाद में। और हमारे आदर्श गैस समीकरण एन मोल गैस के लिए पीवी इजिकल टू एनआरटी है। अब इसको हम अभिकारक के लिए भी लिखेंगे और उत्पाद के लिए भी। अब किस प्रकार से लिखते हैं वो आप देखिए, पी अभिकारक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिएक्टेंट, और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले उत्पाद के लिए लिख लिया पीवी इजिकल टू एन पी आर टी। ठीक है, फिर हमने लिखा रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, पीवी आर एन आर आर टी। लिख लीजिए ये इक्वेशंस। ऊपर वाली जो समीकरण है, समीकरण डाल देता हूं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 है प्रोडक्ट यानी उत्पाद के लिए। तो मैंने जो सिंबल का जो यहाँ पी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पी से मतलब तात्पर्य प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। तो पीवी इजिकल टू एन पी आर टी। दूसरा मैंने नीचे वाला जो समीकरण लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, अभिकारक। तो पी वी आर इजिकल टू एन आर आर। इस आर को स्मॉल लिख लीजिए, कंफ्यूजन होगा नहीं तो इस गैस कांस्टेंट से स्मॉल लिख लीजिए इसको आप।
छोटा आर बना लीजिए, आर फॉर रिएक्टेंट, अभिकारक। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाइए तो क्या होगा, पी वी पी माइनस वी आर बराबर एन पी माइनस एन आर टू आर टी। आ गया सबको समझ में? P क्या है, यहाँ दाब है, फिर Vp माइनस वी आर उत्पाद का आयतन माइनस अभिकारक का आयतन बराबर नंबर ऑफ मोल्स, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो Np माइनस Nr और ब्रैकेट के बाहर Rt। ये लिख लिया सभी लोगों ने इक्वेशन? या मैं समीकरण को दूसरे प्रकार से और लिख सकता हूं, P डेल्टा V डेल्टा N G R T। इसको मैं रेड बॉक्स के अंदर कर देता हूं, जिससे आप, ये फाइनल इक्वेशन है हमारी, एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसके आधार पर हम P डेल्टा V बराबर डेल्टा N G R T। डेल्टा V से तात्पर्य क्या है, आयतन में परिवर्तन। डेल्टा V से तात्पर्य क्या है, आयतन में परिवर्तन, उत्पाद का आयतन माइनस अभिकारक का आयतन। डेल्टा एन जी क्या है, यहाँ पर गैसीय अभिकारक में, कैसी अभिक्रिया है, गैसीय अभिक्रिया। जी से तात्पर्य गैसीय अभिक्रिया में नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस, अंतर, उत्पाद के कितने मोल थे माइनस अभिकारक के कितने, इंटू आर टी। आर गैस स्थिरांक है, टी परमताप। ठीक, अब कल हमने एक इक्वेशन करी थी, अगर आप लोगों को याद हो, डेल्टा एच बराबर क्या था, पी डेल्टा वी। वेरी गुड, शाबाश। डेल्टा एच बराबर पी वी। ठीक, गुड गुड गुड। अब हमारे पास पी डेल्टा वी का मान है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये सब हम कर रहे हैं गैसीय अवस्था। कैसी होनी चाहिए, गैसीय अवस्था, ना कि ठोस ना ही द्रव, केवल गैसीय अवस्था के लिए ये समीकरण वैलिड है, गैसीय अभिक्रिया के लिए ही ये समीकरण वैलिड है। तो डेल्टा एच बराबर मैं मान रख देता हूं डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी की जगह मैंने क्या लिखा है, डेल्टा एन जी। ये समीकरण हो गई, तो ये समीकरण आप लिख लीजिए। आप लोगों को पता है, ये चीज मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि डेल्टा एच क्या है, अभिक्रिया ऊष्मा नियत दाब पर, और डेल्टा ई क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, या उसको भी अभिक्रिया ऊष्मा बोल लीजिए आप, नियत आयतन। ठीक, सभी ने उतार लिया ये, चलिए बहुत अच्छा। देखिए अब हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और वो अभी अभी अभिक्रिया मैंने लिखी भी थी, बेंजीन C6H6। ठीक है, बेंजीन का क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, यानी दहन ऊष्मा वाला उदाहरण था ना, ये गैसीय स्टेट में। ध्यान देंगे, एक फोन ले लेते हैं, आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? निम्बाड़ा से। बताइए क्या समस्या है आपकी? अच्छा, मैं वापस से उस समीकरण को एक बार समझा देता हूं। वैसे जी से तात्पर्य गैस है, लेकिन मैं वापस से उसको समझा रहा हूं, ठीक है? देखिए, छात्रा का फोन था निम्बाहेड़ा से, वो बच्ची पूछ रही है कि साहब आपने जो इक्वेशन लिखी है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसे सर समझा दीजिए। तो मैं वापस से इसको समझा देता हूँ, बच्ची का फोन आया है। देखिए, इससे पहले जो हमने इक्वेशन निकाली वो निकाली पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी।
ठीक है, कई बार क्या होता है अपन जो सिंबल यूज करते हैं, संकेत यूज करते हैं, इनसे कंफ्यूजन आ जाता है। एस लिख दिया कहीं मैंने, हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो एस से तात्पर्य सॉलिड, एल लिख दिया, एल से मतलब लिक्विड जल, और जो ये जी लिखा है मैंने यहाँ पर गैस, और ये डेल्टा एन जी, इससे डेल्टा एन क्या है, मोल में अंतर, मोलों में अंतर, ठीक है, किसके, उत्पाद माइनस अभिकारक, इनके जो मोल हैं उन दोनों में अंतर। उदाहरण के लिए 2A, मान लीजिए कोई अभिक्रिया इस तरीके से 2A से हमको 3B प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। A उत्पाद अभिकारक है और B क्या है, उत्पाद। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 2, तो ये क्या आपका डेल्टा एन है, क्या है डेल्टा एन बराबर 1। आ गई बात समझ में। लेकिन अभिक्रिया है उसमें हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, गैसीय उत्पादों को। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया, इसमें बेंजीन क्या है, द्रव अवस्था में, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको नहीं हम अपने समीकरण में लेंगे, हम लेंगे गैसीय जो है। आ रही है बात समझ में। तो 6CO2 ये कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठीक है, प्लस 3H2OL, 3H2OL, क्लियर। अब हमको देखिए डेल्टा एच, ये हमारी समीकरण है, और इसके लिए जो वैल्यू है डेल्टा एच की इस समीकरण के लिए -781 किलो जूल, 781 सॉरी किलो कैलोरी, किलो कैलोरी में मात्रक का विशेष ध्यान रखना है हमें, किलो कैलोरी, -781 किलो कैलोरी, ठीक है। अब हमें जो ज्ञात करना है, हमारा जो उद्देश्य है, हमसे कहा गया है भाई एक ऐसी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आपको एग्जाम में आएगी कि बेंजीन है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है और ये उत्पाद बन रहे हैं, और इसके लिए जो डेल्टा एच का जो मान है इतना दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है डेल्टा ई। हेलो, चलिए कोई बात, तो हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा ई ज्ञात करना है। सवाल क्या है कि डेल्टा ई ज्ञात करिए। समीकरण हमारे पास ये है ही, समीकरण हमारे पास ये है, निकालें, कोशिश करिए आप अपनी कॉपीज में करने की। मैं जब तक ये कॉल लेता हूं। हेलो, कहां से बोल रहे हो बेटा? हाँ बोलो, क्या सवाल है आपका? तो बेटा इससे पहले मैंने पूरा वो किया है, वो आप नहीं थे क्लास में जब? हाँ तो बेटा ये तो अभी तो इसको समझ लो, ये न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल को देख लो, इससे समझ में आएगा, है ना। देखिए जो विद्यार्थी नहीं भी आए थे वो भी इसको समझ लेंगे। अभी ये हमारा सूत्र है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्लियर। अब डेल्टा ई का मान ज्ञात करना है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया है। तो डेल्टा ई बराबर इस समीकरण से क्या होगा, डेल्टा ई, पहले तो वैल्यू लिखिए आप, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, वेरी गुड। डेल्टा एच का मान हमारे पास है 781 माइनस के 781, डेल्टा एन जी क्या है सब, डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन जी निकालेंगे इस समीकरण से 6 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स, उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल 15/2, ये क्या है आपका, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, उत्पाद जो कैसी अवस्था में है, केवल गैसीय अवस्था में है, और ये अभिकारक जो कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। तो कितना आएगा इनका अंतर, से 7.5 है, यानी -1.5। तो ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं -1.5। आर का मान निकालिए आप, 8.314 तो किसमें होता है, जूल केल्विन इनवर्स के अंदर। किलो कैलोरी में कितना है, 2 या 1.987 होता है एक्चुअल में। तो आर का मान है 1.987 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी, कितना है 1.987 किलो कैलोरी के अंदर। और टी का मान
टी क्या है आपका? ताप, परम ताप। तो हमारा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अभिक्रिया कितने पर हो रही है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है। तो 298। ठीक है, हो गया। डेल्टा ई हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? एक न्यूमेरिकल ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ, ये तो आर का मान है बेटा। आर एक नियतांक होता है, गैस नियतांक, इसके स्टैंडर्ड मान है। आर का मान जूल केल्विन इनवर्स में निकालेंगे तब 8.314 होता है। जूल केल्विन इनवर्स, यूनिट कौन सी है? जूल केल्विन इनवर्स। और जब किलो कैलोरी में, क्योंकि हमारा मान किसमें? डेल्टा एच किसमें? किलो कैलोरी में। तो आर का मान भी किसमें रखना पड़ेगा? उसी यूनिट्स में। तो किलो कैलोरी में 2, जैसा ये बच्चा बता रहा था, 2 होता है, या एग्जैक्ट वैल्यू है तो 1.987 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी। किलो यूज कर रहे हैं इसलिए 10⁻³ यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये आ गया आंसर, किसमें आ जाएगा? किलो कैलोरी में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये न्यूमेरिकल आ गया आपके सबके समझ में। अब समय की कमी है तो इस पर एक न्यूमेरिकल और था, उसको अपन मिस कर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल ले लेंगे हम। दूसरा न्यूमेरिकल है आपका उदासीनीकरण ऊष्मा से संबंधित। ये मिटा दूं मैं? क्या बेटा बोलो? ये देखो, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 प्लस 273। ठीक है बेटा? आगे बढ़े? हाँ बोलिए, क्या बात था? अब आंसर तो ये कैलकुलेट आप लोग करिए। देखिए मैं आंसर भी बता दूंगा, थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगाएं। एक मिनट, एक बैठिए, मैं लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप वापस से बोलिए, आप आपका सवाल। किलो कैलोरी, हाँ कहाँ पर? उदाहरण के अंदर। तो मेरी बात सुनिए, देखिए वेरी गुड, अच्छा है। देखो हम क्या यूनिट दोनों ले सकते हैं, दोनों ऊर्जा के मात्रक हैं। किलो कैलोरी भी है और किलो जूल भी है, दोनों। एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? मैंने बताया था 4.18 बताया था नहीं, जब जूल का नियम किया था। W बराबर JH हमने पढ़ा था। तो ये अलग अलग मात्रक हैं, कोई से भी मात्रक में लिख सकते हैं आप। अभी मैं उदाहरण लेने वाला हूँ उदासीनीकरण का ऊष्मा, उसमें दोनों मात्रक का प्रयोग करूंगा। तो ये डिपेंड करता है मात्रक। ऐसा नहीं है, मान लीजिए मैंने यहाँ किलो कैलोरी लिखी हुई है वैल्यू, आप देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें मिसप्रिंट का कुछ टाइप में गलती हो, लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिएगा, सभी लोग बच्चे ध्यान से सुने, आप ऐसा इसको रटे नहीं, कोई चीज़ रटे नहीं, समझने का प्रयास करें। ये मैंने लिखा है किलो कैलोरी में, ठीक है? हो सकता है आपको किसी दूसरे उदाहरण में दूसरा मान मिले, लेकिन उस वक्त यूनिट क्या होंगी? किलो जूल के अंदर। क्या होंगी? किलो जूल के अंदर। तो अलग अलग यूनिट्स हैं आपकी। जब हम किलो जूल की बात करेंगे तब आर का मान कितना लेंगे? 8.314। और जब किलो कैलोरी की बात कर रहे हैं तब आर का मान, जैसा बेटा बता रहा था, ये 2 या 1.987। आ गई बात समझ में आपके? तो ये दिमाग में थोड़ा सा रख लें, ये अपने को यूनिट के हिसाब से वैल्यू रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, हाँ। यहाँ 6 - 15/2 कर लो। 15/2 का मतलब 6 - 7.5। मैंने डेल्टा NG लिखा है। अरे बात समझ, जी का मतलब गैस। केवल वही अभिकारक एवं उत्पाद हमको लेने हैं, कंसीडर करने हैं, जो कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था। आ गई बात समझ में? आपके पड़ोस में कौन बैठे हैं, इनको बोलिए, खड़े होइए आप। हाँ, आप क्या बताया मैंने, बताइए आप। लिक्विड के लेंगे? लेंगे क्या? और सॉलिड के ठोस अवस्था में तो लेंगे नहीं? शाबाश बेटी। अगर किलो कैलोरी में लिखते हैं तो आप 10⁻³ कर दिया है, वो आर का मान रखा है ना, तो आप तो किलो कैलोरी में निकालेंगे, क्योंकि हमने जो ये मान दे रखा है डेल्टा एच का, ये किसमें? किलो कैलोरी में है। तो आपका डेल्टा ई भी किलो।
हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था उदासीनीकरण की ऊष्मा। तो देखिए उदासीनीकरण की जो ऊष्मा से तात्पर्य है, उदासीनीकरण की ऊष्मा, जैसे हम कोई भी प्रबल अम्ल है उसमें प्रबल क्षार मिला दिया, प्रबल अम्ल में क्या मिलाया, प्रबल, ठीक है। तो प्रबल अम्ल क्या कर रहा है, प्रबल क्षार के द्वारा उदासीन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रबल अम्ल किसके द्वारा उदासीन हो रहा है, प्रबल क्षार के द्वारा उदासीन हो रहा है। तो इसके फलस्वरूप जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है वही उदासीनीकरण की ऊष्मा है, ठीक। अब मैं इसकी परिभाषा बोल देता हूँ, लिखने वाली जो एग्जाम में आप इसको लिखेंगे तो क्या है आपकी इसकी परिभाषा, 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार को 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार को 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार को 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल से उदासीन करने के फलस्वरूप, उदासीन करने के फलस्वरूप जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है, उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार को 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल से 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार को 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल से उदासीन करने के फलस्वरूप हुआ ऊष्मा में परिवर्तन उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण लिख रहा हूं या बोर्ड पर आप सभी लोग देखेंगे। HCl एक प्रबल अम्ल है, NaOH एक प्रबल क्षार है। वेरी गुड, अभिक्रिया हो रही है, NaCl बन रहा है प्लस H2O, डेल्टा H, और जो डेल्टा H का जो मान है वो -13.7 किलो कैलोरी, और एक कैलोरी बराबर क्या होता है 4.18 जूल। तो 13 चौक 52, 13 चौक क्या हुआ, तो उसका मान भी रख दीजिए आप। वो आता है 13.7 है बेसिकली, कितना है 13.7, तो आप गुणा करेंगे आएगा 57.32 किलो जूल। दोनों में मैंने लिख दिए हैं। जो आरओटी पर जो बच्चे दूर बैठे हैं वो भी ध्यान से देख लें। एक उदाहरण हमने लिया है उदासीनीकरण ऊष्मा। कौन सा उदाहरण है बेटा, ये उदासीनीकरण ऊष्मा का उदाहरण है। ठीक, HCl प्लस NaOH क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O, और जो ऊष्मा मुक्त हो रही है वो है -13.7 किलो कैलोरी, या हम इसको जूल में व्यक्त करेंगे तो माइनस के 57.32 किलो। ठीक है ना, आ गई आपकी बात समझ में, कैसे आया, कैलोरी 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, तो गुणा करेंगे तो 57.32 आ गया। अब बात आई, ये तो था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इसको और थोड़ा और करें तो प्रबल अम्ल क्या होता है, पूर्णतः आयनित होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, पूर्णतः आयनित होता है। तो इसको मैं लिखूं H प्लस प्लस क्लोराइड प्लस Na प्लस OH माइनस, इसको Na प्लस NaCl, इसको हटा दीजिए। तो अगर इफेक्टिवली इसको हम अभिक्रिया देखें तो अभिक्रिया क्या होती है, अगर इसको हम देखें उदासीनीकरण अभिक्रिया वास्तव में क्या होती है, ये दोनों या एन तो दोनों तरफ कॉमन से, H प्लस प्लस OH, यानी आपकी जो अभिक्रिया क्या हुई, 1 ग्राम तुल्यांक H प्लस आयन, 1 ग्राम तुल्यांक H प्लस आयन और 1 ग्राम तुल्यांक OH आयन जब दोनों मिलते हैं तो जो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है, जल का। तो ये जो ऊष्मा में परिवर्तन है यही क्या है, आपकी उदासीन। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक H प्लस आयन और 1 ग्राम तुल्यांक OH आयन, इन दोनों के मिलने से
जो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है वही आपकी क्या है, उदासीनीकरण ऊष्मा है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। समझ लें वापस, H प्लस आयन, ये कैसे लिखा मैंने, ये क्या है, HCl को, HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, ये पूर्णतः वियोजित हो जाता है H प्लस आयन और Cl आयन से। इसी प्रकार NaOH प्रबल क्षार है, तो Na प्लस और OH आयंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl बनता है। तो NaCl क्या है, लवण है, सोडियम क्लोराइड एक लवण है, तो वियोजित होता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्लस H2O। तो ये आयन दोनों तरफ कॉमन है, कॉमन आयंस को हटा दीजिए तो H प्लस प्लस OH H2O। ठीक, अब मान लीजिए मैंने ले लिया एक दुर्बल अम्ल या एक ले लिया दुर्बल क्षार, तो क्या उदासीनीकरण ऊष्मा का मान वही रहेगा, क्या उदासीनीकरण ऊष्मा यही आएगी -13.7 या 57.32 किलो जूल, नहीं। तो कारण है, मान लीजिए मैंने एक दुर्बल अम्ल ले लिया HCl की जगह एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल ले लिया, एसिटिक अम्ल। मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, कौन सा लिया है मैंने, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। ठीक, एसिटिक अम्ल ले लिया, तो क्या ये रहेगा, अब ये मान क्या हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, इससे कम हो जाएगी वैल्यू, ये मान उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कम हो जाएगा। अगर मैं एक दुर्बल अम्ल ले लेता हूं, कैसा, आपको पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है, वो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उनका पूर्ण आयनन संभव है, लेकिन दुर्बल अम्ल पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। दुर्बल अम्ल क्या है, पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देख ही रहे हैं एसिटिक एसिड, तो अब ये क्या होगा, CH3COO किसमें वियोजित होता है, बेसिकली एसीटेट आयंस और H प्लस, लेकिन पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। अब ये जो अभिक्रिया है, ये क्या अभिक्रिया हो जाएगी, अगर हम यहाँ देखें तो CH3COO Na, ठीक, ये अभिक्रिया हो गई। अब वैल्यू क्या ये आएगी, ये वैल्यू नहीं आएगी, क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू नहीं आएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी -13.2, 13.2, ठीक है। या और उसको उसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू दूसरी आ जाएगी, ठीक है। उसके हिसाब से 4.18 से गुणा करके देख लीजिएगा आप, जो भी वैल्यू आएगी वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको हटा दिया, वो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। तो उसका कारण क्या रहा, ये जो अतिरिक्त जो कमी आई है यहाँ पर, जो ये कमी आ रही है, ये कहाँ प्रयुक्त हो रही है, जो ऊष्मा कहाँ प्रयुक्त हो रही है, एसिटिक एसिड के आयनन में, ठीक है। वापस से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिए, समझना जरूरी है। अगर मैं दुर्बल अम्ल लेता हूँ या प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार की जगह दुर्बल क्षार लेता हूँ, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अब मैंने क्या लिया, दुर्बल अम्ल लिया है। अब दुर्बल अम्ल, हाँ तो पहले तो क्या लिया था हमने, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल तो पूर्णतः आयनित होता है, HCl है, H प्लस आयन और क्लोराइड आयन में पूर्णतः वियोजित हो गया। लेकिन एसिटिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल होने की वजह से अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित नहीं होता। तो पहले तो ये क्या करेगा, अपने आप को वियोजित करने के लिए एक ऊर्जा लेगा अपने आयनों में। तो अब जो उदासीनीकरण के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी, इसी में से कट होगी, इसमें से क्या है, कुछ ऊर्जा आयनन में चली जाएगी। पहले कितना -13.7 था, अब -13.2, तो ये 0.5 का जो डिफरेंस है कितना, ये क्या है, इसकी आयनन ऊर्जा, ठीक है। 0.5 को 4.18 से गुणा कर लो तो किलो जूल में आ जाएगा, ये किलो कैलोरी में। आ गया बात समझ में, सबके आ गई ये चीज समझ में, खड़े होइए, हाँ एक मिनट, हेलो हेलो, चलिए, हाँ नाम बताओ बेटा, क्या नाम है, रवि। आया समझ में रवि, क्या समझाया मैंने, बताइए, लास्ट की 2 लाइन बता दो जो आपकी समझ में आया, अपनी भाषा में बता दिया। नहीं कैलोरी नहीं, ये जो बता रहा हूँ मैं, उदासीनीकरण ऊष्मा में मैंने क्या परिवर्तन किया जिसकी वजह से ऊर्जा चेंज हो रही है। शाबाश, हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ दुर्बल, मतलब उसके अंदर प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को दुर्बल से रिप्लेस कर देते हैं, या तो दुर्बल अम्ल ले लें या दुर्बल क्षार ले लें। वेरी गुड, क्यों हो जाती है, इसका कारण क्या बताया मैंने, विभाजित हो जाता है, लेकिन दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार वो उसका आयनन पूर्ण नहीं होता है, पूर्णतः अपने आयनों में विभाजित नहीं होता।
इसलिए जो ये ऊर्जा है वो अपने आयनन में खर्च करता है। पहले उसका आयनन होगा, उसके बाद ये उदासीनीकरण वाला होता है। ठीक है, बैठिए। वेरी एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ जल्दी से, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट रह जाएगा। HCl प्लस NaOH, ठीक है, और एक है HCl प्लस NH4OH। बातें नहीं करेंगे भाई। NaCl प्लस H2O, और इसमें क्या हुआ, इस वाली अभिक्रिया में NH4Cl प्लस H2O। ठीक, इसके लिए वैल्यू है -13.7 किलो कैलोरी, और इसके लिए वैल्यू है -12.27। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये किसकी वैल्यूज हैं, ये ध्यान होना चाहिए। ये डेल्टा एच की वैल्यूज हैं। ठीक है, ये किसकी वैल्यूज है, डेल्टा एच की। तो क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दो अभिक्रियाएं हैं। पहली अभिक्रिया में प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलकर उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड और H2O फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया है, प्रबल अम्ल तो है लेकिन दुर्बल क्षार ले लिया है, और उसके लिए जो उदासीनीकरण ऊष्मा है उसका मान है -12.27, और इसमें ऊपर वाले में -13.7। तो वो पूछ रहा है कि आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके आयनन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, -12.27 तो इसका है, फिर घटा दीजिए आप माइनस, ये किसका था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली जो रिएक्शन है, और ये कितना आया, वैल्यू कैलकुलेट कर ली आप लोगों ने, 1.43। ये क्या हो गई, आयनन ऊर्जा। क्या हो गई ये, आयनन ऊर्जा। किसकी आयनन ऊर्जा है, किसकी आयनन ऊर्जा है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनन ऊर्जा। आ गई बात समझ। तो आपकी ये चीज क्लियर हो गया। उदासीनीकरण ऊष्मा का, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर देते हैं। ठीक, उसकी जो एनर्जी है वो -13.7 किलो कैलोरी है। लेकिन जैसे ही हमने प्रबल अम्ल को किससे विस्थापित किया, दुर्बल अम्ल से। अब दुर्बल अम्ल चूंकि पूर्णतः आयनित नहीं होता है, इसलिए वो पहले क्या करेगा, अपना आयनन करेगा। तो जो एनर्जी उदासीनीकरण में जा रही थी वो वहाँ कंज्यूम होगी। इसी प्रकार से अगर हम दुर्बल क्षार ले लें, NaOH क्या है आपका, प्रबल क्षार, जो कि Na+ और OH आयंस में डिसोसिएट हो जाता है पूर्णतः। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, दुर्बल क्षार है, तो ये पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने इसके क्या, आयनन ऊर्जा का मान ज्ञात कर लिया है। तो अब एक दो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो अपन किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे। अब सर आ गए हैं, आपके भौतिक विज्ञान की क्लास होगी। आप जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, आप किताब से करेंगे जाके, जो आपकी स्कूल की किताब है उससे आप पढ़ेंगे। जो कुछ समस्याएं उन सबको लिख लीजिए आप, और मेरी जब भी अगली कक्षा होगी, क्लास होगी, उसके अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे।